ओके, तो आज हम लोग मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे और पेपर पैटर्न, किस तरह आंसर्स लिखा जाता है, कौन से आंसर्स को हम परफेक्ट बोलते हैं और आपको भी आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। इन टुडेज सेशन वील बी टॉकिंग अबाउट दोज। आप उधर चेक कर लीजिए सब कुछ सही है, साउंड इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। सुबह साउंड चेक किया था आपने एक बार? ओके, कैन यू जस्ट पुट इन ईयरफोन एंड चेक? ओके, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इन माय पेपर व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू and you must have written the answer. The articles of ABC Limited provided that only those shareholders would be entitled to vote whose names appear on the register of member for 2 months before the date of the meeting. यानी कि ये एक पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बात देखने लायक है कि ये पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है कि 2 महीने तक, चेक भी कर लीजिएगा रूपल जी, 2 महीने तक अगर आप यहां की मेंबर हैं तो आपके पास वोटिंग राइट्स है। पहली बार सुना है ऐसा मैंने कुछ। X, a member of ABC Limited, was holding 200 equity shares of the company. X transferred his shares to Y before 1 month from the date on which the meeting was due. The name of Y could not be entered. X ने अपने शेयर्स ट्रांसफर देरी से किए मीटिंग के 1 महीना पहले और Y का नाम अभी तक आ नहीं पाया because the application for transfer of shares was pending. So X attended the meeting. But he was prohibited from exercising his voting right on the ground that he was not holding the shares for the specific period. So, मेरा question है whether X can exercise his voting right in the meeting. Also, the grounds on which X may be excluded from exercising his voting rights in the meeting of shareholders. तो सबसे पहले ये सुनते ही आपको याद आ जाता है, याद आना चाहिए था कि ये सेक्शन 106 ऑफ कंपनीज एक्ट की क्वेश्चन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पेपर था, तो मैंने इसी को बेस बनाया है आपको दर्शाने के लिए। अच्छा, एक चीज जो मुझे इस पेपर में भी खोट नजर आया विच यू शुड कीप इन माइंड फॉर फ्यूचर, हमेशा पहले ऐसे हेडिंग देना चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A या 1 जो भी, और फिर से अंडरलाइन करना चाहिए एंड देन एक लाइन छोड़कर यू शुड स्टार्ट। तो जैसे इस आंसर को अगर आप देख रहे हो, आई एम रीइटरेटिंग एवरीथिंग। सेक्शन 106 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट a public company can buy its articles, it can provide, a public company, section 106 provides that a public company can buy its articles of association, पूरा से समझाते हुए लिखना चाहिए, it can provide the voting rights of a member may be restricted on the following 3 grounds. The member has not paid call money due on the shares registered in his name. The member has not paid any other sum presently payable by him. The company has received has exercised its right of lien on the shares. पूरा इस तरह समझा के लिखना चाहिए कि a public company can by its articles of association restrict the voting rights only on these 3 grounds. सिर्फ इन 3 grounds पर ही पब्लिक कंपनी अपने articles of association का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज कर सकता है। दैट इज कॉल मनी नहीं पे किया, एनी अदर सम ड्यू इज नॉट पेड एंड द राइट ऑफ लियन हैज बीन एक्सरसाइज्ड। तो आप चेक करिए, if your answer doesn't have this line, a public company can buy its articles restrict, ये लाइन बहुत डिटर्मिनिंग लाइन है। इफ यू डोंट हैव दिस लाइन इन योर आंसर, 1 मार्क्स काट लीजिए। ये नेक्स्ट 3 ग्राउंड्स ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉल मनी एंड राइट ऑफ लियन वाला, तो ये 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क का है आपका पॉइंट। अब आइए आगे देखते हैं। अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट प्रोहिबिट ऑन any member from exercising voting right on any other ground, पर हम prohibit नहीं कर सकते, ये समझाना भी जरूरी है। and फिर in the present case X can exercise his voting right in the meeting since his name appears in the register of members. Mr. X can be disqualified only if he is attracted by other 3 grounds, any of the other 2 grounds. satisfies नहीं, attracted by, मतलब क्योंकि डिबार के लिए satisfy करना वर्ड उचित नहीं होगा। तो डिड यू अंडरस्टैंड कि एक्स का नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पे आ रहा है, अभी तक वाई का नहीं आया, और एक्स का नाम अगर अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पर आ रहा है, कोई एक्स से वोटिंग राइट्स नहीं छीन सकता। वहां सुनकर आइए, नो वन कैन टेक अवे दैट राइट फ्रॉम एक्स बिकॉज एक्स का नाम अभी भी है एंड एक्स का नाम अभी भी रह सकता है। तो अ पब्लिक कंपनी कैन बाय इट्स आर्टिकल्स, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां देख कर आइए, वापस जाइए वहीं पर थोड़ी देर। ओके, ये ग्राउंड समझाना जरूरी था, इस केस में प्रोहिबिटेड है एंड फाइनल दिस कंक्लूजन इज हाफ टू 1 मार्क्स। फिर भी मैंने मार्क्स थोड़े से काटे हैं बिकॉज शुरुआत थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ लग रही थी। आई कुड हैव गिवन 4.5 ऑल्सो, बट द आंसर इज परफेक्ट।
बट अब देखो एक चीज, देखो इस आंसर की खासियत, किस तरह एक लाइन छोड़कर तीनों ग्राउंड्स को दिखाया गया है, किस तरह कुछ कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वापस कंक्लूजन के लिए पैराग्राफ चेंज करके इस तरह चीजों को क्रिएट किया गया है। इज इट फाइन एवरीवन? ध्यान से देखिए द नेक्स्ट वन। MH Company Limited served a notice of general meeting upon its shareholders. Okay. The notice stated that the issue of sweat equity shares would be considered at such meeting. Notice में लिखा हुआ है कि sweat equity shares की बातें होंगी यहां पर। Mr. A, a shareholder, complains that the issue of sweat equity shares was not specified. Details नहीं दिया गया है नोटिस में। क्या ये नोटिस issued is invalid? क्या इस नोटिस में कुछ कमी है? तो ये क्वेश्चन पढ़कर आपको याद आ जाता है that this is basically related to notice of shareholders meeting, section 102. Now अगर सेक्शन नंबर याद नहीं रहे, आप लिखिए कंपनीज एक्ट 2013 provides, contains, states। सेक्शन नंबर रॉन्ग मत लिखना। सो सेक्शन नंबर लिखना उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है that आप कुछ भी लिख कर आ जाएं। A statement setting out important material facts, आप material facts लिखते हैं तो भी चलेगा, relating to each item of special business, यानी प्लीज चेक इन योर आंसर्स, वंडरफुली रिटन बाय द स्टूडेंट। स्पेशल बिजनेस वर्ड बहुत जरूरी था सर, मैं भूल गया, मैंने लिखा मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू बिजनेस। स्पेशल बिजनेस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल फैक्ट्स ये भी आपके आ रहे हैं, वहां पे नहीं आ रहे हैं, इट मस्ट बी एनेक्स टू द नोटिस। यानी मटेरियल फैक्ट्स एंड स्पेशल बिजनेस ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाफ मार्क्स इसका कटेगा, हाफ मार्क्स स्पेशल बिजनेस का कटेगा इफ यू हैव नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर मटेरियल फैक्ट्स एंड स्पेशल बिजनेस, दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट बी एनेक्स टू द नोटिस। इट शैल स्टेट, और क्या क्या स्टेट करना चाहिए था मुझे, द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज, फाइनेंशियल और अदरवाइज, यानी कि ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है दैट एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एंड रिलेटिव्स, ये अपने आप में दिस विल ऑल्सो बिकम ऑफ 2 मार्क्स कि किस किस का इंटरेस्ट स्पेसिफाई किया, डायरेक्टर्स, मैनेजर, केएमपी एंड देयर रिलेटिव्स। सच अदर मटेरियल फैक्ट and information which may enable the members to understand the meeting in a better way. This is again important. Okay. तो ये चीजें आपके आंसर्स में अगर नहीं है कि कई लोग इसमें नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी लिख के आए हैं बट दे हैव फॉरगॉटन फाइनेंशियल और अदरवाइज। अब समझ में आ रहा है चेकिंग कैसे किया जाता है अल्फाजों को पकड़कर। ये जो तुम कल बोल रहे थे ना, कई बार पूछते हो अपना वर्ड्स में लिखना है, तो ये है तुम्हारे वर्ड्स की कमियां। यू आर मिसिंग आउट दीज थिंग्स। यहां भी तुम्हारा परफेक्ट नहीं हुआ है। सच अदर इंफॉर्मेशन, सो देयरफॉर इन द अबव केस, एक बार आप देखिए यहां पर, फुल स्क्रीन करिए एक बार। नाउ अब यहां पर आप देखोगे इन द अबव केस द नोटिस इश्यूड इज इनवैलिड, ऐसा कुछ नजर आ रहा है बिकॉज यहां पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाज नॉट स्पेसिफाइड, नॉट गिवन प्रॉपरली एज मेंशन्ड इन सेक्शन 102। दिख रहा है? चेक करके देखो प्लीज। ओके तो ये आंसर्स में अब आपको समझ में आए। अगर तुम घर में भी अपने हर आंसर्स लिख लिख कर इस तरह ब्रेक करने लगो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे इस पॉइंट पे हाफ मार्क्स, मटेरियल फैक्ट्स अबाउट स्पेशल बिजनेस। बट कई बार क्या होता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस होता है तो सिर्फ हाफ नहीं करता, ज्यादा भी कट जाता है, बिकॉज फिर कोई सेंस नहीं बनता आधी चीजों का। बट मैं बता रहा हूं दैट दीज वर्ड्स विल कैरी द मार्क्स, मटेरियल फैक्ट्स अबाउट द स्पेशल बिजनेस। ओके, सुन लिए बाहर जाके एक बार। एंड financial interest other than financial interest of directors, manager, KMP, relatives, such other information, and फिर in the above case किस तरह देखो, एक पॉइंट के बाद पेपर ताकि अनटाइडी ना लगे हाथों हाथ नेक्स्ट नहीं शुरू किया गया। दे हैव गिवन 1 line gap and then started। ये जिनका आंसर है उनका नाम आप कुछ ही दिनों में देखने वाले हो, कहां पर है, आपने पहले भी रैंक लिस्ट में देखा होगा। ओके, अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं। सो this is very very important, पर answer to question number 1B इस तरह करना चाहिए हम लोगों को। स्टार्टिंग इस तरह करना चाहिए।
So in today's session, we are basically understanding how the answers should be broken into parts. किस तरह गैप क्रिएट करना चाहिए आंसर्स में, ये बहुत बहुत जरूरी होता है, तब आपको 5 में 5 मिलता है. नजर देखिए वापस, इन चीजों को देखने लगी आप. स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन. Is it okay? Okay, very good. Now let's start the next question. Next question कुछ इस तरह है. Let us read it out. The notice was dispatched on 14 July for a meeting to be held on 14th August. तो हाँ, it appears to be a timely dispatched notice. आगे देखिए. Mr. X was a shareholder on 14 July but was not a shareholder on the cutoff date. Mr. X reached the venue but was not allowed to vote. तो तुमको भी बहुत गजब लग रहा होगा, रे न्योता दिए हैं उनको, आप ही तो बुलाए हैं और अब आप उनको नोटिस मीटिंग अटेंड करने से मना कर सकते हैं. हाउ कैन यू डू दिस? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिनेरियो में अब क्या होगा. एक और क्वेश्चन है, पहले वो भी पढ़ लेते हैं. मिस्टर ए डिपॉजिटेड द प्रॉक्सी फॉर्म इन फेवर ऑफ बी बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. ऑल दैट वाज डिपॉजिटेड टाइमली. सर ये तो गजब बात हो गया, गुंडागर्दी हो गई. मेरा सब कुछ सही था, तब इन्होंने प्रॉक्सी फॉर्म लेने से मना कैसे कर दिया? इट वेर रिजेक्टेड ग्राउंड. व्हाट कैन बी द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, ये पूछा जा रहा है. सो वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आइए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम इसके आंसर्स में जाते हैं, जहां पे कट ऑफ डेट के बारे में लिखा गया. आई हैव गिवन 3 out of 3 टू दिस स्टूडेंट. ई वोटिंग चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे तो आपने वहां देखा था कि हु इज एलिजिबल टू वोट. सर जो कट ऑफ डेट के दिन शेयर होल्डर होता है वो वेन्यू पर आकर वोट दे सकता है. तो कट ऑफ डेट कौन सा डेट है? आर यू श्योर? डीके जी, देखा आपने? कट ऑफ डेट इज अ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग. अगर आपका नाम उस दिन है कट ऑफ डेट के दिन तो आप एलिजिबल हैं. एंड इट कैन नॉट बी अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग. ओके, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, अगर मैं बोलूं 14th अगस्त को आपकी मीटिंग है, X is not entitled to vote as he was not a shareholder on the cutoff date. Notice was sent to him only for informative purposes. Question फिर दिखाता हूं आपको. Look at the question. He was not a shareholder on the cutoff date. Cutoff date 7 दिन पहले नहीं हो सकता है, से पहले नहीं हो सकता. अगर आपको याद हो एग्जाम्पल्स, मैंने कई एग्जाम्पल्स आपको यहां दिया था. I'll just take you through that particular case again. Company Law Volume 1. Yes. शायद यही है कि अगर आपका 27 अक्टूबर को जनरल मीटिंग है, देन योर कट ऑफ डेट इट कैन नॉट बी. आप बोलोगे मैंने 18 अक्टूबर को अपना कट ऑफ डेट कंपनी ने अनाउंस कर दिया. दैट कैन नॉट बी डन. इट कैन नॉट बी अर्लियर देन 7 days, यानी पहले नहीं हो सकता है. 7 दिन से पहले आप इस तरह कट ऑफ डेट को अनाउंस नहीं कर सकते. ओके, जस्ट अ सेकेंड. आपको मैं वो अंश दिखाता हूं किताब में जहां पर ये ई वोटिंग के अंदर ये सेम लाइंस हम लोग क्लास में भी पढ़े थे. आई विल जस्ट शो इट टू यू अगेन. यस, अगर 17 सितंबर एजीएम है, कट ऑफ डेट 10th हो सकता है, नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग और आफ्टर 10th. बट और 7-8 तारीख को आप नहीं कर सकते, बिकॉज लाइन क्या है, नॉट अर्लियर देन 7 days. तो ये लाइंस लोग लिख नहीं पाते. तो आप अपने आंसर्स को भी चेक कर रहे हैं तो प्लीज चेक करिए वेदर यू हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस टाइप ऑफ फ्रेज, नॉट अर्लियर देन. कई लोग लिख के आते हैं कट ऑफ डेट इज अर्लियर 7 days बिफोर द मीटिंग, नॉट अर्लियर देन. ओके, तो हम लोग कहां थे दिस क्वेश्चन में वापस. तो ये वोट नहीं मिलेगा. बेसिकली कट ऑफ डेट को यहां डिफाइन करना था और कट ऑफ डेट का कॉन्सेप्ट समझाना था कि कितने दिन पहले हो सकता है. Now come to this one. Proxy form टाइम से डिपॉजिट होने से भी रिजेक्ट किया जा सकता है. Yes, on what grounds? लिखा it is not filed in MGT 11. Okay. उसके बाद it is not stamped. Proxy form is not stamped. It is not signed. Okay. तो ऐसे सिचुएशन में हम मना कर सकते हैं. जैसे यहां इन्होंने भी कुछ मिस किया है शायद, बट MGT prescribed form में नहीं है. It's not stamped. It's not signed. These can be the grounds of rejecting the proxy even if you have deposited timely. Okay. चलिए, the next one. Now, AGM is going to be held on 18th of September. The question is, e-voting is compulsory for this type of company.
हो सकता है लिस्टेड कंपनी रही हो जिसकी इक्विटी लिस्टेड है, क्योंकि आपको याद है अगर इक्विटी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी है, ई वोटिंग कंपल्सरी होती है। अनलिस्टेड कंपनी में भी ई वोटिंग कभी कभी कंपल्सरी होता है। अगर आपको याद दिलाऊं फिर से, अनलिस्टेड कंपनी में भी ई वोटिंग कंपल्सरी होता है अगर 1000 या 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हों। पर अगर आप लिस्टेड एसएमई या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ यू आर लिस्टेड देयर यू डोंट हैव टू प्रोवाइड द ई वोटिंग फैसिलिटी। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर, अभी अभी हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन है ई वोटिंग इज कंपल्सरी लिखा हुआ है। नाउ प्लीज सजेस्ट द ई वोटिंग पीरियड एंड व्हेन विल द रिमोट ई वोटिंग क्लोज। तो आपको अगर प्रोसीड्यूर याद हो, ई वोटिंग पीरियड मिनिमम 3 वर्किंग डेज का होना चाहिए एंड ये क्लोज एक दिन पहले शाम को 5 बजे हो जाता है। तो यहां पर देखिए आंसर्स किस तरीके से लिखे हुए हैं। ओके 15 तारीख तक बिगिन हो जाना चाहिए and facility at 5 p.m. on the date before the date of the general meeting, that is at 5 p.m. on 17 September. ये चीजें आपको इस तरह समझानी पड़ेगी, यानी कि इस प्रेजेंट एग्जाम में भी डेट क्या पढ़ रहा है एक्चुअली, इवन दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड, रिमेंबर दैट। ओके, उसी तरह आप देखोगे यहां पर, अगर मैं आपके बुक के लैंग्वेज को रेफर करूं ई वोटिंग पीरियड वाले चीजों को लेकर, यस, इज इट फाइन नाउ। इसमें एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, ये ई वोटिंग की जो बात हो रही है ना, इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज है। जो बच्चे नवंबर 22 या उसके बाद एग्जाम्स दे रहे थे, दे वर सपोज टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। एक अमेंडमेंट हुआ है कि हम लोग जब बोलते थे कि ई वोटिंग के रिजल्ट्स जो हैं, ई वोटिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अनाउंस कर देना चाहिए। ऐसा कुछ पढ़े हो आप लोग? यस। नाउ इट इज 2 वर्किंग डेज से भी लिस्टेड कंपनी मस्ट इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, अपने लोग पढ़ते थे विद इन 48 आवर्स द रिजल्ट्स ऑफ ई वोटिंग मस्ट बी इन्फॉर्म टू स्टॉक एक्सचेंज। अब 48 आवर्स की जगह सेबी ने उस चीज को 2 वर्किंग डेज कर दिया है, फुल पेज वंस। सो इट हैज नाउ बिकम 2 वर्किंग डेज इंस्टेड ऑफ 48 आवर्स, it has become 2 working days. Please do remember this, all of you. Is it okay? पक्का करेक्शन कर लो आपकी बुक्स में भी। क्या इवन May 22 वालों को मैंने बोला था इस चीज को पढ़ के जाने के लिए? Many are not aware, but this is a change which has been brought by SEBI LODR requirement. तो हम लोग को सही पढ़ना चाहिए। Okay, the next one. This is a very simple one जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देखे थे। Look here everyone. Mr. Dhobi has been appointed to act as a proxy on behalf of Mr. Gabbar, whose holding in that particular company is 11% of the total share capital. Okay, एक आदमी का holding 11 है. Can Mr. Dhobi act as proxy for another member? Okay, तो आपको पहले तो याद होगा that when a person is appointed as a proxy, provisions याद आ गए होंगे, then क्या एक नियम था कि if a member holding more than 10% of the total share capital carrying voting rights, language देखो, more than 10% of TS carrying voting power, then he can appoint a proxy to attend and vote on his behalf, but such person cannot act as a proxy for any other member of the company. तो यहां पर अगर गब्बर जिसकी होल्डिंग ऐसी ऐसी है वो अगर अपॉइंट हुए हैं तो वो फिर और किसी के बिहाफ में अपॉइंट नहीं हो सकते। लैंग्वेज देखो, अगर किसी शख्स का, इफ अ मेंबर होल्डिंग ग्रेटर देन, कई लोग इसमें लिखे मेंबर होल्डिंग 10%, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा, कैरिंग वोटिंग राइट्स, एंड ही कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट, बट सच पर्सन अपॉइंटेड कैन नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर मेंबर। ये लाइंस बहुत जरूरी है, यू हैव टू रिमेंबर। This is a very crucial line. You cannot forget it. Is it okay? पक्का देखा आपने? तो इसी में एक सेकेंड मैं आपको एक प्रॉक्सी वाले पेज पर लेके जाता हूं। ये क्योंकि वोटिंग राइट्स से रिलेटेड टॉपिक अभी जस्ट उठा है हमारे और आपके बीच में, तो आई वुड लाइक टू शो यू वन थिंग। ये है कोरम नोटिस। जस्ट अ सेकेंड, विल बी बैक। यस, अ पर्सन can act as a proxy on behalf of maximum 50 members and उन 50 members का शेयर होल्डिंग मिला के 10% के ऊपर ना हो। पहले तो ये नियम होता है ना नॉर्मली,
मैक्सिमम आप 50 मेंबर्स का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, के बिहाफ में जा सकते हैं, एंड मिला जुलाकर होल्डिंग इतने के ऊपर ना जाए, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर एक ही शख्स का होल्डिंग 10% से ज्यादा है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर फिर आप किसी और के बिहाफ में मेंबर प्रॉक्सी बनकर नहीं जा सकते। एंड प्रॉक्सी का जो फॉर्मेट है दैट इज इन MGT 11 के फॉर्मेट। तो ये चीज भी मैंने रिवाइज करा दी, इवन इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है यहां पर, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन। ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, it's a direct theory question. Procedure of passing postal ballot resolution. Mention the time limits A, B, C. How many persons should request for poll? है theory, पर इसमें भी बहुत कुछ देखने लायक होता है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अब बेसिकली यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट किया है, एंड नेक्स्ट डे वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट, और मे बी आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच। ओके, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद अदर डिस्कशंस टुडे। सबसे पहले जो हम लोग टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, एक मॉडल आंसर्स को दिखाकर डिस्कशन चल रही थी। एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन, कि पोस्टल बैलेट के प्रोसीड्यूर को समझाइए। तो इट वाज अ 4 मार्क क्वेश्चन। लेट अस सी द मॉडल आंसर। मैं मॉडल आंसर बोल रहा हूं इस आंसर को बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर परफेक्ट। आइए लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 2। When a company is required or it decides to pass any resolution by postal ballot, क्या प्रोसीड्यूर होता है? सेक्शन 110 में क्या लिखा हुआ है? Let us read. The company will send a notice, लैंग्वेज देखो ध्यान से, along with the draft resolution। यानी मैंने पहले भी बताया था कि नोटिस के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, आप आंसर्स में चेक करो आया है, एंड बिजनेस रिप्लाई एनवलप्स, ये भी आपके आंसर्स में आना चाहिए, is sent by registered post or speed post or electronic mode, by electronic mode in their registered email IDs or by courier service। यानी कि ये आपको बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा इन योर प्रोसीड्यूरल पार्ट कि जो नोटिस होती है, ड्राफ्ट नोटिस along with the draft resolution and business reply envelope साथ में भेजे जाते हैं, और ये मोड ऑफ सेंडिंग है। तो स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सप्लेनिंग द मोड, मार्क्स कटेंगे। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सप्लेनिंग नोटिस विद ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। नाउ members stating that members are required to send their assent or dissent on the matter. Oh, just a minute, I think some of you are not able to view the screen. Wait. I'm repeating, I'm showing the model answer again. आप अपने आंसर्स को मैच करिए अब। नोटिस, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, बिजनेस रिप्लाई एनवेलप्स, एंड ये मोड। सर मैंने मोड नहीं समझाया, मार्क्स काटिए, हाफ मार्क्स मिनिमम काटिए। Members have to send their assent or dissent on the resolution within 30 days of dispatch of the notice. This is very important point. 1 marks कटेगा अगर आपका ये point reflected नहीं है। तो लोगों को नोटिस भेज दिया है that they are, and stating that they have to give their assent or dissent within 30 days. उसके अलावा what is happening? An advertisement will be published in at least 2 newspapers, one in English and one in vernacular language. यानी न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टीजमेंट दोगे रिगार्डिंग द डिस्पैच ऑफ नोटिस बाय पोस्टल बैलेट, कि आपको हमने एक नोटिस बाय पोस्टल बैलेट भेजा है। उसके अलावा नोटिस इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी टिल द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द रिस्पॉन्स। जब तक आपके रिस्पॉन्स आ नहीं जाने चाहिए तब तक ये सब वहां पे भी पड़ा रहेगा। The board shall appoint one scrutinizer who is not in the whole time employment of the company, who is not in the employment of the company, who will basically ensure that ये voting के results जो postal ballots सही तरीके से count हो रहे हैं। All the responses received will be in safe custody of the scrutinizer. The scrutinizer will count the votes and prepare and submit his report within 7 days from the last date of receiving the postal ballot. What was that last date? Dispatch करने के 30 days के अंदर आपके पास replies आ जाने चाहिए। Okay. The board shall declare the results and put the results and the scrutinizer's report on the website of the company. ये question dangerous माना जाता है because क्या होता है?
स्टूडेंट्स पोस्टल बैलेट समझ जाते हैं कि पोस्टल बैलेट कुछ मैंडेटरी आइटम्स के लिए दरकार पड़ता है, जो कि सर क्लास में लिस्ट याद करवा देते, बट आंसर सजा के प्रोसीड्यूरल पार्ट में पीपल आर नॉट एबल टू राइट। ये आंसर बहुत अच्छा लिखा है जिसने भी लिखा है। तो इस आंसर के हाईलाइट किया, अगर मैं सम अप करूं, द कंपनी इज सेंडिंग अ नोटिस विद द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एंड प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई एनवेलप, जो ऑलरेडी सेल्फ एड्रेस एंड प्रीपेड है, जिसमें उनको अपना असेंट या डिसेंट 30 डेज के अंदर डिस्पैच वापस कर देना होता है। एंड ये नोटिस डिस्पैच किस मोड से होगी? इसमें ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, रजिस्टर्ड मेल आईडी पर ईमेल, दोज मोड्स आर कवर्ड। सेकेंडली, नोटिस इज ऑल्सो पुट ऑन द वेबसाइट। नोटिस इज ऑल्सो एडवर्टाइज्ड इन 2 न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश एंड लोकल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। एंड बोर्ड यहाँ एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करेगा जो आपके रिजल्ट्स को काउंट करेगा। स्क्रूटिनाइजर, ये देखो आपके आंसर्स में आया क्या, स्क्रूटिनाइजर सारे रिस्पॉन्सेज को प्रॉपर्ली रिसीव करेगा एंड वो काउंटिंग वाउंटिंग करके अपनी रिपोर्ट वेबसाइट पर, स्क्रूटिनाइजर का रिपोर्ट और उसका रिजल्ट्स वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। नाउ इसमें एक पॉइंट ये है, प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, जैसे यहाँ लिखा है ना, स्क्रूटिनाइजर विल काउंट द वोट्स एंड प्रिपेयर एंड सबमिट द रिपोर्ट and ensure whether the requisite majority is obtained or not। ये लाइन लिखना चाहिए, and ensure whether, मैं मीनिंग समझाऊंगा, requisite majority is obtained or not। ये ensure करेगा क्या requisite majority achieve हुआ है या नहीं हुआ है। So what do you mean by requisite majority is achieved or not? लोग सोचते हैं कि पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन एक अलग टाइप का रेजोल्यूशन है, जैसे आपने नॉर्मली सुना था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन एक अलग टाइप का रेजोल्यूशन नहीं है, वो ओआर या एसआर जो लगता है हमारे लॉ में जिस मैटर के लिए, वही लगेगा। ओआर विल बी पास बाय पोस्टल बैलेट, एसआर विल बी पास बाय पोस्टल बैलेट, यानी कि इट्स नॉट अ टाइप ऑफ न्यू रेजोल्यूशन, इट्स द मोड ऑफ पासिंग ओआर ऑब्लिक एसआर एज द केस मे बी बाय पोस्टल बैलेट। तो इसलिए लिखा है रेक्विजिट मेजॉरिटी। कई लोग अगर ये रेक्विजिट वर्ड खा जाएंगे और लिख के आएंगे इंश्योर विद द मेजॉरिटी इज ऑब्टेन्ड, मार्क्स कट सकता है, बिकॉज इसका मतलब आप तो बोलना चाह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में सिर्फ ओआर लगेगा। ऐसा तो नहीं है, पोस्टल बैलेट में ओआर का केस भी आ सकता है, पोस्टल बैलेट में एसआर का केस भी आ सकता है। ज्यादातर केसेस जो मैंने ऑब्जर्व किए, ज्यादातर वो एसआर बाय पोस्टल बैलेट है। कई लोग लिख के आते हैं एसआर बाय पोस्टल बैलेट इज पास्ड इन जनरल मीटिंग। अरे नहीं यार, यहां पोस्टल बैलेट में तो मीटिंग होती ही नहीं है। पोस्टल बैलेट में फॉर्मल वेन्यू पर आके थोड़ी कोई वोटिंग हुआ है, सबके असेंट डिसेंट आ गए थे जिनको भेजना था विद इन 30 डेज। अंडरस्टूड? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आंसर में इसको कंक्लूड करना याद रखना। तो प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, ये आंसर अब कैसे डिजाइन होगा आपने अपने आंसर्स में सुना, क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर ये वर्ड नहीं है तो हाफ मार्क्स काट लो। जैसे मैंने 5 दिया, आई शुड हैव गिवन 4.5। रेक्विजिट मेजॉरिटी वाली लाइन भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द टाइम लिमिट्स। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको टाइम लिमिट्स मेंशन करने बोला जा रहा है। एक एक करके देखते हैं। साइनिंग द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, साइनिंग द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a matter was compulsorily required to be discussed by postal ballot in a listed company, but that listed company discussed it by e-voting। क्या ऐसे हो सकता है? याद आ रहा है कुछ एक्सेप्शंस था। ये मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग के आंसर्स पढ़ते हैं पहले, इन्होंने किस तरह फ्रेम किया है। द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग मस्ट बी साइंड विद इन 30 डेज। यस, साइनिंग भी 30 डेज होनी चाहिए, प्रेपरेशन भी 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। लैंग्वेज ध्यान से देखना। और बाय हुम, कौन साइन करेगा, ये लैंग्वेज भी बहुत देखने लायक है। चेयरमैन, और इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं साइन कर पा रहा है और इज इन इनएबिलिटी टू साइन, तब साइन कौन करता है? अगर चेयरमैन नहीं कर पाता है तब साइनिंग किसकी है? बाय अ डायरेक्टर। डायरेक्टर पे मार्क्स नहीं है, डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड। तो देखो मैंने अलग अलग इंक लगाया, मैं एक बार हट जाता हूं स्क्रीन से, आप मैच करो। लोग क्या लिख के आते हैं, मैं आंसर्स बता रहा हूं। पीपल आर राइटिंग या तो इट इज साइन विद इन 30 डेज बाय द चेयरमैन और अ डायरेक्टर, मार्क्स कटेगा। ये 1 नहीं, मुझे 1.5 या 2 का देना चाहिए था, बिकॉज स्टूडेंट आधा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। साइन विद इन 30 डेज बाय द चेयरमैन, अरे 30 डेज कब से? कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बाय द चेयरमैन और अ डायरेक्टर, रॉन्ग अगेन। कैसा डायरेक्टर? जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज करेंगे।
एक बार एक केस स्टडी आया हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी देखकर ऑथराइजेशन हो गया था डायरेक्टर का, वो नहीं चलने वाला है. इट्स अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड. सो डिड यू सी आंसर्स में कितने सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है. अलग कलर्स यूज करने का ऑब्जेक्टिव इज नॉट दैट आई वांटेड टू मेक इट अ क्राफ्ट क्लास और एन आर्ट क्लास, बट रादर आई वांट टू हाईलाइट कि ये आपके आंसर्स में आने चाहिए. तो इस तरह टेस्ट के रिजल्ट्स हम लोग अनाउंस करते हैं, बिकॉज एक एक चीज पॉसिबल नहीं है, एक एक कितने हजार स्टूडेंट्स का पेपर्स चेक करना, बट देयर इज अ वे वेयर वी कैन वर्क इट आउट. उसी तरह देखोगे आप यहां पर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स. अब बच्चा फिर से लिख के आ गया, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग मस्ट बी साइंड विद इन 30 days. नो, एक्ट इज साइलेंट रिगार्डिंग द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग. बस लिखा हुआ है साइन बाय द चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग और द सक्सीडिंग मीटिंग. इस बार डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड नहीं है. नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट फॉर साइनिंग मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग. और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, ये एमसीक्यू में लोग गलत करके आते हैं. एग्जाम में आता है प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का 30 days, 45 days, 75 days, नन ऑफ द अबव. लोग नन ऑफ द अबव लिख के आते हैं. सर आपका सिखाया हुआ है नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब, साइनिंग के लिए टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं था. प्रेपरेशन तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का भी 30 days के अंदर हो जाना चाहिए. इज इट फाइन एवरीवन? पक्का? श्योर? नेक्स्ट, वो जो बात थी कि पोस्टल बैलेट से वो मैटर होनी चाहिए थी पर ई वोटिंग से कर लिया, क्या ये अलाउड है? तो वैसे आपको पता है एक्सेप्शन है. देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, इन केस ऑफ अ कंपनी which has to compulsorily provide facility for e-voting. जो कंपनीज कंपल्सरी ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड के अंदर कवर हो जाते हैं, वो लोग they can discuss, look at the words, they can discuss a matter required to be discussed by postal ballot, okay, by e-voting. Language is very important. A company which has to compulsorily provide e-voting facility, in our case listed company, जैसे क्वेश्चन में दिया था, they have to compulsorily provide, उनके लिए ये ऑप्शन है, ये रास्ता है, they can discuss that matter by postal ballot instead of they can discuss a matter required to be discussed by postal ballot by e-voting. सर ये इतना टफ क्यों, इतना भूमिका क्यों बांध रहे हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं सुनिए, listed company can either discuss it by postal ballot or e-voting. -5, how can you write this? ऐसा लैंग्वेज तो आप नहीं लिख सकते. आपको लिखना होगा जिन कंपनीज को कंपल्सरीली ई वोटिंग फैसिलिटी देना पड़ता है, वो अगर चाहे तो अपने पोस्टल बैलेट वाले कंपल्सरी मैटर को चाहे तो ई वोटिंग के द्वारा कर सकते. नाउ अनलिस्टेड कंपनी को, अनलिस्टेड कंपनी अगर 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स है, वहां भी पोस्टल बैलेट ई वोटिंग कंपल्सरी होता है, वो भी चाहे तो अपने मैंडेटरी पोस्टल बैलेट आइटम को इस तरह ई वोटिंग के थ्रू कर सकते हैं. पर जो कंपनीज कंपल्सरीली कवर्ड नहीं है ई वोटिंग के अंदर, सपोज मैं देता हूं एग्जाम में, एक अनलिस्टेड कंपनी 900 शेयर होल्डर्स है, वो अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. तो रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर आपको पढ़ के एक बार लगेगा हाँ मैंडेटरी पोस्टल बैलेट का आइटम है. आइटम तो सही है, पर वो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वाली कंपनी को पोस्टल बैलेट से ही करना होगा. सर क्यों, ऑप्शन है ना, वो कर सकते हैं ना सर ई वोटिंग से. जो कंपनीज कंपल्सरी ई वोटिंग के अंदर कवर होती हैं, वो ये फायदा उठा सकती हैं कि वो पोस्टल बैलेट के जगह ई वोटिंग करें. मेरा जो क्वेश्चन था, कंपनी के 800 शेयर होल्डर्स हैं, आइटम वो रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड द सिटी वाला कर रहे हैं, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि दे आर नॉट कंपल्सरीली कवर्ड अंडर ई वोटिंग. तो जो कंपल्सरीली कवर्ड ई वोटिंग के अंदर नहीं है, they cannot take advantage of this flexibility that instead of postal ballot they will do it by e-voting. ये नहीं अलाउड है इनको. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा कि आपकी वो कंपनी इन क्वेश्चन इज इट कंपल्सरीली कवर्ड अंडर ई-वोटिंग फैसिलिटी, उनको देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है. इज इट फाइन? देखो बहुत क्लियरली है अब तो लिखा हुआ सब कुछ. तो बार बार मैच करना. अ कंपनी विच हैज टू कंपल्सरीली प्रोवाइड कैन डिस्कस. तुमने ऐसे लैंग्वेज लिखे हैं या जो टेंजेंट लाइंस कुछ लिख दिया, आइदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड. समझो, अगर अपने आप को समझा पा रहे हो तो ही चेक करने वाले को समझा पाओगे आप. चलिए, वेरी गुड. नाउ हाउ मेनी पर्संस शुड रिक्वेस्ट फॉर पोल? दिस इज अनदर क्वेश्चन. उसके बाद कैन मिनट्स बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? एक्सप्लेन.
And can EGM of an Indian company be held outside India? चलिए एक एक करके आते हैं. तो यहां पर देखोगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, दैट इज हाउ मेनी पर्सन शुड रिक्वेस्ट फॉर पोल. ठीक है, पहले 4 नंबर कर लेते हैं. चलो, तो as per section 109, in case of company having share capital by such number of members or by proxy holding 1/10 of the paid up share capital carrying voting rights, okay, or holding some aggregate amount of the paid up value on the sum is rupees 5 lakhs, okay, they can request for poll. In case of company not having share capital by members or by proxy holding at least 1/10 of the total voting power. Very good. तो पोल के लिए इसमें कैच देखो, स्टूडेंट्स क्या लिख के आते हैं, सर व्हेन 1/10 of the number of members request they can apply for poll, -5. Members holding 1/10 of the paid up share capital carrying voting rights. चेक करो, paid up share capital carrying voting rights है. हाँ सर वो है, पर most of you have forgotten this point. See the orange ring. Or members holding the paid up value of shares of 5 lakh rupees. ये 5 lakhs बहुत लोग खा गए हैं. And a very important minute detail most of you have missed, that is proxy. Proxies can also request for poll. MCQ में भी याद रखना कि proxies भी poll के लिए request कर सकते हैं. Proxies can also request for poll. सो याद रखना, पोल के आंसर्स को चेकिंग करना, ये एक्चुअली में लॉ के इस टाइप के नोट्स मेंटेन होने चाहिए. स्टूडेंट वर्ल्ड हैज क्रिएटेड, मतलब एक बस हुआ सर कोचिंग सेंटर के क्लास नोट्स चाहिए. अरे उससे क्या फायदा होगा, वो तो सिर्फ डिक्टेशन है. अगर आप इस टाइप के क्लास टेस्ट दे रहे हो और मेरे इन वीडियोस से अपने आंसर्स को मैच कर रहे हो तो ही इंप्रूवमेंट होगा. अरे टीचर्स तो पूरे इंडिया को सेम क्लास नोट्स लिखाते हैं, पर मार्क्स तो तौबा तौबा ही आता है मेजॉरिटी इंडियंस का. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह चेक करिए, मेंबर्स और प्रॉक्सी के द्वारा भी आप पोल के लिए अप्लाई करवा सकते हैं. होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स, और जिनका पेड अप शेयर्स, जिनका शेयर्स पर 5 लाख पेड अप हो, उन लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं पोल के लिए. पक्का? नेक्स्ट, क्या मिनट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं? यस, सेक्शन 120 बोलता है द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स मे बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. रखा जा सकता है. उसमें कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर. मिनट्स विल बी इन द फॉर्मेट, इन द सेम फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयरअंडर. दे शैल बी डेटेड एंड साइंड डिजिटली एंड वंस साइंड कैन नॉट बी एडिटेड. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. दे मस्ट बी इजीली रीडेबल एंड रिट्रीवेबल or reproduced on paper, capable of being reproduced on paper, and they must be updated regularly. और जैसे जैसे और मीटिंग्स हो रहे हैं उनके भी इसमें मिनट्स आते रहेंगे. तो ये आंसर्स में आना चाहिए. They must be dated, digitally signed, they are not capable of being edited. चेक करो, ये खासकर ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. चेक करो प्लीज. They must be dated, signed digitally. Editing, कोई इसको एडिट ना कर सके, एक बार रिकॉर्ड हो जाए. ये सब आंसर्स में है. अगर आपके तो मार्क्स दे दीजिएगा. हाँ सर, 1 साल फिजिकल मिनट बुक, 1 साल इलेक्ट्रॉनिक मिनट बुक में रख सकता हूं. नो, जो प्रैक्टिस आप फॉलो करें उसको यूनिफॉर्मली फॉलो करें. सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी यही बात बोलता है. चलिए, वेरी गुड. Can EGM of an Indian company be held outside India? ऐसा हो सकता है क्या? देखो लैंग्वेज, सेक्शन 100 में लिखा था EGM of any company incorporated in India can be held at any place within India. इंडिया में कहीं भी होल्ड कर लो. नहीं सर, वो विद इन द सिटी टाउन विलेज होता था ना, दैट वाज फॉर AGM. यहां पर हम इंडिया में कहीं भी होल्ड कर सकते हैं. ओके, ओनली अ कंपनी विच इज 100% subsidiary of an Indian company, a company which is 100% subsidiary of a foreign company. चेक करो, अगर आपकी कंपनी 100% उसकी कोई इंडिया में सब्सिडरी है, आप एक उसके 100% इंडियन सब्सिडरी है ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तब वो EGM आउटसाइड इंडिया होल्ड कर सकता है. ये 100% S ऑफ अ फॉरेन कंपनी
वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या लिख के आते हैं, इट कैन होल्ड आउटसाइड इंडिया इफ इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। मार्क्स कटेगा, 100% नहीं है, जीरो दीजिएगा, जीरो। और इफ इट इज 100% सब्सिडरी, जीरो दीजिएगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी होना जरूरी है। बिकॉज लॉजिक यही है कि फॉरेन कंपनी इसमें सारा होल्ड कर रहा है, वो फॉरेन में है, तो वी कैन होल्ड ईजीएम आउटसाइड इंडिया। तो पहले तरीका आपने देखा, इंडिया में आप कहीं भी होल्ड कर सकते हैं, सेक्शन 100 में लिखा है, पर एक्सेप्शन था कि इफ इट इज 100% सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी देन इट मे होल्ड ईजीएम आउटसाइड इंडिया। मैच करो अपने आंसर्स को, क्या आपने बेसिक लॉ बताते हुए एक्सेप्शंस बताया है या नहीं बताया है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ स्पेशल नोटिस। मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं बोला, आई टोल्ड एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस के प्रोसीड्यूर के बारे में अब यहां डिस्कशन हो रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ स्पेशल नोटिस। तो आइए, आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। When a special notice is required to be given to move any specific resolution, ये नोटिस देना पड़ता है बेसिकली। बहुत अच्छा स्टार्ट किया स्टूडेंट ने, कुछ रेजोल्यूशंस के लिए a special notice is required to be given in the act. Such notice must be given to the company by such members, क्योंकि याद है certain members कंपनी को देंगे, certain members will give notice, special notice of a particular resolution. वो मेंबर्स कौन है, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और द पेड अप वैल्यू ऑन द शेयर्स इज ₹5 लाख। चेक करो, तुम्हारा दोनों आया है ना। मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ द वोटिंग पावर और पेड अप वैल्यू ऑन द शेयर्स इज ₹5 लाख। ओके, बट द बेस्ट पार्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स बस लिख के आते हैं सर्टेन मेंबर्स मस्ट गिव नोटिस टू द कंपनी। पर ये लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा मेरे को इस स्टूडेंट का, दैट स्पेसिफिक रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए ये स्पेशल नोटिस दिया जाता है। स्पेशल नोटिस इज गिवन टू मूव सर्टेन टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस। द स्पेशल नोटिस विल बी गिवन बाय द मेंबर्स, ज्यादा जल्दी भी नहीं, नॉट अर्लियर देन 3 months बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एंड एट लीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग, एक्सक्लूडिंग, लैंग्वेज बहुत क्लियर लिखा हुआ है यहां पर, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ सर्विंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहे आप ऐसे बहुत याद कर चुके थे, चिल्ला चिल्ला के टीचर्स के संग आपने कोचिंग सेंटर में बोला था, पर देखो आंसर लिखने के समय ये सब मिस हो जा रहा है आपका। मोस्ट ऑफ यू हैव मिस्ड दिस, दैट दिस नोटिस मस्ट बी गिवन नॉट अर्लियर देन 3 months बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एंड इट मस्ट बी गिवन एट लीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। सिर्फ 1 mark काट लो अगर मिस हुआ है। द कंपनी विल सेंड अ नोटिस टू ऑल इट्स मेंबर्स about the specific resolution to be discussed. Wonderful start. About the specific resolution to be discussed at least 7 days before the date of the general meeting, excluding, ये भी समझाते हुए, the date of service of notice and the date of the meeting. Okay. If it is impracticable to send individual notices, the company will publish an advertisement about that special notice in one English and one vernacular with wide circulation at least 7 days before the date of general meeting and also publish it on the website. Wonderful. यानी एडवर्टीजमेंट लोग लिख के आ रहे हैं, इट विल एडवर्टाइज, अरे क्या, अबाउट दैट स्पेशल नोटिस इन 2 newspapers at least 7 days before the date of general meeting and also publish on its website. तो एक चीज देख रहे हो, आंसर की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वरना आप क्या लिख के आते थे, फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर स्पेशल नोटिस, सर्टेन मेंबर्स गिव नोटिस टू द कंपनी। अरे क्या चीज के बारे में, अबाउट दैट particular resolution which is going to be moved at the general meeting, members holding 1% of the voting power or paid up value shares 5 lakhs. 14 days, 7 days, individual notice नहीं दे पा रहा है तो advertisement कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें रिवाइज हो रही है, इसलिए ये वीडियो जरूरी है। मैं अगर चेक करके देता तो आप समझ नहीं पाते, मैं जो बोलते बोलते चेक करवा रहा हूं, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू एनालाइज व्हाट यू आर एक्चुअली मिसिंग इन द आंसर्स। तो कौन कौन से मैटर्स में स्पेशल नोटिस लगता है, लैंग्वेज पढ़ो। ये सब पूरा आना चाहिए, जो ब्लू से अंडरलाइनिंग है। देखो लोग लिखा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रॉन्ग, इन हिज प्लेस, रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड अग्रीइंग दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, कि रिमूव्ड ऑडिटर को जिसे हटाया जा रहा है उसे वापस नहीं आने देंगे, इसके लिए लग रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, किसी को हटाने के बाद जब प्लेस खाली होता है उस जगह के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए।
तो लैंग्वेज प्लीज मैच करना। लोग लिख के आ रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 0 कट मिलेगा, कटेगा, मार्क्स कटेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नो, हमेशा डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में स्पेशल नोटिस नहीं चाहिए। जब किसी को हटा रहे हैं और उसकी जगह नया को अपॉइंट कर रहे हैं, उस मैटर में स्पेशल नोटिस चाहिए। मैच करो लैंग्वेज को अच्छे से। वेरी गुड। तो प्रोसीड्यूर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया स्पेशल नोटिस वाला। मेंबर की स्पेशल नोटिस इज बेसिकली required for certain types of resolutions mentioned in the Companies Act. Now, question number 7. Explain the length of notice of adjourned shareholders meeting. An oral question. Can an unlisted company hold AGM outside the city where the registered office is situated? हमने तो हमेशा यही सुना है कि AGM तो within the city, town, village होता है। आइए, कितने मार्क्स का है ये? 2-2 मार्क्स के हैं। तो एक बार आंसर्स चेक कर लेते, जिससे बारीकियां भी वापस क्लियर हो जाएगी। इन केस ऑफ जनरल मीटिंग इज एडजर्न और देयर इज अ चेंज इन द प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। अगर मीटिंग एडजर्न होता है और डेट, प्लेस, देन अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 3 days बिफोर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग मस्ट बी गिवन टू द मेंबर्स इंडिविजुअली। ये नोटिस जो है मेंबर्स के पास इंडिविजुअली आनी चाहिए, या ये नोटिस पब्लिश होगी 2 न्यूज़पेपर्स में, ओके, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और अगर मीटिंग एडजर्न हुई है फॉर 30 days और मोर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच, लोग भूल जाते हैं, देन 21 क्लियर डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स। यानी अगर मीटिंग एडजर्न होती है, इन केस मीटिंग इज एडजर्न्ड and it is adjourned to the same day in the next week, or there's a change in the date, time, place of the meeting, at least 3 days notice is given before the adjourned shareholders meeting, individually or in 2 newspapers. And if it is adjourned for 30 days or more, then 21 clear days notice is given to the members. दोनों aspect clear है? अब वो unlisted company का question देखिए। Unlisted company can hold the AGM anywhere in India, okay, पर उसमें एक शर्त था। लोग क्या हुआ, ये point भूल गए। yes तो लिख के आ गए, if the consent is given by all the members in advance. People are forgetting this point. Please check karo. Consent is given by all the members in advance is again very important word. कई लोग all members लिखे हैं, post organization of meeting के नहीं, in advance. तो ये दोनों आंसर्स, दोनों पॉइंट्स आंसर्स में आने चाहिए। वेरी गुड। उसी तरह देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में भी कुछ है। 8 और 9 पढ़ना शुरू करिए। ईजीएम के वो फाइन क्वेश्चंस हैं। Am I audible? Yeah. Start reading. MD को रिमूव करने के लिए 40% ऑफ द मेंबर्स बेसिकली वांटेड टू कॉल EGM। मीटिंग बुलाई गई पर रजिस्टर्ड ऑफिस अवेलेबल नहीं था, तो जिन्होंने मीटिंग बुलाया रिक्विजिशनिस्ट, वो इसको होल्ड करना चाहते हैं कहीं और। तो क्या यह हो सकता है? तो 2 चीजें हैं बेसिकली इसमें। EGM के रिक्विजिशन पर सवाल आ रहा है कि कौन बुला सकता है, वेन्यू पर सवाल आ रहा है। 2 इश्यूज यहां पर इन्वॉल्व है। तो बेसिकली EGM को कितने लोग रिक्विजिशन करते हैं ये हमें समझाना है, वेन्यू भी समझाना होगा। तो एक बार आंसर्स देख लेते हैं, व्हाट आंसर दे हैव फ्रेम्ड। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स, इन लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं देन द कंपनी शैल कॉल अ मीटिंग। मतलब बोर्ड को स्टेप्स लेना पड़ता है। द कंपनी फेल्स टू टेक स्टेप्स, मतलब बोर्ड within 21 days of the receipt of a valid requisition, so that the meeting can be held within 45 days from the date of a valid requisition. पूरा लैंग्वेज देख रहे हो? जब मैंने इसका एक डायग्राम एक्सप्लेन किया था तो ये लैंग्वेज एक्सप्रेस करना सिखाया था कि सारे डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। और वैलिड रिक्विजिशन क्या है? मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग पावर। इन लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं देन दे हैव टू कॉल द मीटिंग। अगर नहीं होता है 45 दिन के अंदर, requisitioners will call the meeting within 3 months of the date of valid requisition. Such a meeting may not be held at the register office and any resolution passes such meeting may or may not be held. यानी it may be held, basically better way होगा लिखना at any place in India. Act में ये flexibility दी गई है। तो ये section 100 states that
if a requisition is made by required number of members signed and deposited at the registered office, साइन भी होना चाहिए requisition इसका, और ये डिपॉजिट भी कर देना चाहिए हमें रजिस्टर्ड ऑफिस पर. इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंसेस जो आएंगे वो रिकवर कर लिया जाएगा डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स से. एंड फिर कंक्लूजन भी दिया इन्होंने कि इस मीटिंग में रिक्विजिशंस होल्ड कर रहे थे, इतना % कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स, हमारा ये अजम्पशन है. तो रिमूवल ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स इज वैलिड, as a valid notice has been sent in writing and signed at the registered office, and the company did not take necessary steps, so the requisitionists themselves have to take the steps. Marks कहाँ कटेगा? Students are writing 1/10 number of members, वहां कटेगा. Marks कहाँ कटेगा? ये 21 दिन 45 दिन 3 months वाली बात नहीं समझाए. एक क्वेश्चन एक और एक पार्ट है वेन्यू वाला, that Companies Act provides that EGM can be held at any place in India. तो सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पे EGM होल्ड हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी. बहुत क्लियरली समझाइएगा इस चीज को. तो चेक करो आपने इस दोनों एस्पेक्ट पे टारगेट किया है क्या, या सिर्फ डेज में ही खो गए आप. ऑलवेज स्प्लिट अ क्वेश्चन इनटू पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, ताकि आपके पार्ट मार्किंग में ग्रैब भी कर सको आप अच्छे से, एंड कुछ भी मिस ना हो आपकी तरफ से. ठीक है, वेरी गुड. नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस. The board refused to convene the EGM of the members on the ground that the requisitionists have not given the reasons for the resolution proposed to be passed. And एक 2 matters which cannot be, English ध्यान से देखो, can नहीं लिखा है, cannot be discussed by postal ballot. ये लोग wrong question interpret करके कुछ और ही लिख के आ जाते हैं. तो अगर रीजन स्पेसिफाई नहीं करे तो बोर्ड क्या मना कर सकता है मीटिंग बुलाने के लिए? यस या नो में आंसर्स नहीं लिखे जाते. लिखने का तरीका देखोगे आप कि इसमें बताओगे इतने लोग अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वापस वो requisition explain करो. Then board shall convene EGM if the requisition is give a written notice. It need not mention the reasons. So action of the company is incorrect. Conclusion करने का तरीका देख रहे हो, रीजन स्पेसिफाई करना एक्ट में कहीं भी जरूरी नहीं है. ठीक है, लास्ट पार्ट, कौन से मैटर्स पोस्टल बैलेट के जरिए डिस्कस नहीं हो सकते? ऑर्डिनरी बिजनेस वाले मैटर्स एंड वो मैटर्स जहां डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भूल जाते लोग. लोग क्या किए देखो मैं बताता हूं. मैटर्स इन विच डायरेक्टर्स आर टू बी हर्ड, मैटर्स इन विच ऑडिटर्स आर टू बी हर्ड, ऐसे 2 पॉइंट बना दिए. बट आंसर क्या है? डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स को मैंने एक साथ क्लब किया. मैटर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एट एजीएम में जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं वो पोस्टल बैलेट के थ्रू डिस्कस नहीं हो सकते. पढ़ के देखो, ऑर्डिनरी बिजनेस को हम लोग क्या नाम से जानते थे? अड्डा. इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, ये लाइन लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर आप न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं इट इज अ मैटर ऑफ स्पेशल बिजनेस. सिर्फ इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर जब आप अपॉइंट करते हैं देन इट इज अ केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस. सो वापस बोलिए, अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट करें इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर दैट इज अ केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस. अगर आप एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, एक नया पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तब वो स्पेशल बिजनेस बनेगा, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर. लिखो अगर कोई का मिस हुआ हुआ ये चीज. और ये याद हो गया आज, पोस्टल बैलेट ऑर्डिनरी बिजनेस वाले आइटम्स में दरकार नहीं है. एंड जहां डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स हैव राइट टू बी हर्ड, सर राइट टू बी हर्ड कहां होता है आप पढ़ोगे? जब उन्हें रिमूव किया जा रहा होता है, वो मैटर पोस्टल बैलेट के जरिए डिस्कस नहीं हो सकता. पक्का? सो दिस कंप्लीट्स. देखो आपके आंसर्स में इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर आई एम श्योर मिस हुआ है. डायरेक्टर्स ऑडिटर्स को आपने 2 अलग अलग पॉइंट बना दिए थे, नहीं मार्क्स कटेगा. ऑर्डिनरी बिजनेस वाला पॉइंट एक अलग कर्व आउट होना चाहिए था. So this covers all your questions, your test discussion on general meeting, quorum, proxy, minutes, e-voting, postal ballot, all the fine questions discussed at one place. Writing words or technical words पर फिर focus भी किया है हम लोगों ने. Thank you so much.